नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पिछली क्लास तक मराठा संघ वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज इस क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में, द रिवोल्ट ऑफ 1857 के विषय में इस क्लास में हम बात करेंगे। अगर इस क्रांति को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें या ये कहें कि यह क्रांति कैसे उत्पन्न हुई या विद्रोह कैसे हुआ, तो आप सभी को पता है कि 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता था और प्लासी के युद्ध में विजय के बाद ही इन्होंने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली थी। 1757 से लेकर के 1857 तक, 1857 में जहां यह क्रांति होती है, तो 1757 से 1857 के बीच की जो समयावधि है वो लगभग 100 वर्ष है। ठीक है, इन 100 वर्षों में कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो कहीं ना कहीं 1857 में हमें इस विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। इस क्रांति के बारे में हम यह कह सकते हैं, या किसी भी रूप में अचानक से हो जाने वाली या आकस्मिक रूप से हो जाने वाली यह कोई घटना नहीं थी। इन 100 वर्षों में अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों के प्रति जो नीतियां अपनाई, जो पॉलिसी अपनाई, कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि उन नीतियों से भारतीय लोगों में जो असंतोष था, यह क्रांति उसी असंतोष की उपज थी या उसी असंतोष का परिणाम थी। इस क्रांति को हम कुछ अलग अलग बिंदुओं के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसका स्वरूप कैसा था, इसके बाद में इसके कारणों के विषय में चर्चा करेंगे, फिर इसका प्रसार कैसे हुआ, कैसे यह एक जगह से भारत के विभिन्न भागों में फैल गई, वहाँ पर किन किन नेताओं के द्वारा इस विद्रोह का संचालन किया गया, नेतृत्व किया गया, फिर उसके बाद में यह असफल क्यों हुई। ठीक है, और भारतीय इतिहास में इसके क्या परिणाम निकले, क्या इसका महत्व है, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ फैक्ट्स अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जैसे विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था। ठीक है, भारत का सम्राट कौन था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ या क्रांति हुई, उस समय पर भारत के सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, इन्हीं को हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। इनका मूल नाम बहादुर शाह द्वितीय ही था, लेकिन ये जो कविताएं भी लिखते थे और कविताएं ये जफर उपनाम से लिखते थे, इसीलिए इनको बहादुर शाह जफर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए विद्रोह के समय भारत के सम्राट। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन थे। भारत का गवर्नर जनरल कौन था विद्रोह के समय, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। और कंपनी का मुख्य सेनापति, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका मुख्य सेनापति 1857 की क्रांति के समय कौन था, जॉर्ज एनीसन। ठीक है, सेनापति से आप क्या समझे, जब ये विद्रोह भड़का, जगह जगह पर विद्रोह होना प्रारंभ हुए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक मुख्य सेनापति को इस विद्रोह को दबाने का कार्य सौंपा। तो सबसे पहले यह कार्य सौंपा गया था जॉर्ज एनीसन को। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर विद्रोह को दबाने का जो कार्य किया गया था वो कॉलिन कैंपबेल के द्वारा किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति या सबसे पहला मुख्य सेनापति कौन था, तो जॉर्ज एनीसन था। और जॉर्ज एनीसन के बाद में कॉलिन कैंपबेल को मुख्य सेनापति बनाया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स लगातार परीक्षाओं में कभी कभी सीधे सीधे ही पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी बेसिक जानकारी ये आपको याद रखना बेहद आवश्यक है। अब विद्रोह के स्वरूप के विषय में बात करते हैं कि 1857 की क्रांति क्या थी, इसका स्वरूप कैसा था। क्या यह स्वतंत्रता संग्राम था या यह राष्ट्रीय विद्रोह था। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, चाहे हम भारतीय इतिहासकारों की बात करें या विदेशी इतिहासकारों की बात करें, सभी ने अपने अलग अलग मत इस क्रांति के विषय में दिए हैं। और हमारा इन चीज़ों को पढ़ने का यहाँ पे क्या मोटिव है, क्योंकि परीक्षा में इनकी जो कोटेशंस हैं, यानी 1857 की क्रांति को जिस रूप में इतिहासकारों ने प्रदर्शित किया है या अपनी पुस्तकों में या अपने लेखों में जिस तरीके से इसको परिभाषित किया है, वो सीधा सीधा परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इन्हीं बिंदुओं को थोड़ा सा देखते हैं कि किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति के विषय में क्या कहा है। ठीक है, इससे ही हम इसके स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। बात आती है सैनिक विद्रोह। इस क्रांति को 1857 के रिवोल्ट को सैनिक विद्रोह किस किस इतिहासकार ने कहा है, तो लॉरेंस, ठीक है, सीले, टी आर होम्स,
सर सैयद अहमद खां, इन लोगों ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। ठीक है, आपसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा में पूछे, आपको 4 ऑप्शन दे दे कि इनमें से किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा है, तो आप इनमें से इनको नाम याद रख सकते हैं इनके, और इन्हीं में से आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सैनिक विद्रोह किस किसने कहा था इसको? लॉरेंस सीले, टी.आर. होम्स और सर सैयद अहमद खां। यहाँ एक याद करने की महत्वपूर्ण चीज़ ये भी हो जाती है कि सर सैयद अहमद खां ने किस पुस्तक में 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां की एक पुस्तक थी जिसका नाम था एन ऐसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, एन ऐसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। इस पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा है। कभी कभी इनसे संबंधित पुस्तक का नाम भी परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा? तो L.E.R. रीज, ये एक इतिहासकार थे। ठीक है, इन्होंने इस क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा दी है। वहीं जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, ठीक है, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, इन्होंने इस संग्राम को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना है। ठीक है, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम कहा गया है। वहीं टी.आर. होम्स के विषय में बात करें तो टी.आर. होम्स ने इस क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दी है। ठीक है, ये कोटेशंस हैं अलग अलग इतिहासकारों की, कुछ भारतीय इतिहासकार भी हैं इसमें, कुछ विदेशी इतिहासकार भी हैं, ब्रिटिश इतिहासकार भी हैं। उनके द्वारा 1857 की क्रांति को अलग अलग रूप से या अलग अलग नामों से पुकारा गया है, तो इनको आपको याद करना बेहद आवश्यक है। राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में बात करें, इस 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता ये भारतीय इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन, ठीक है, इनकी पुस्तक कौन थी? अशोक मेहता की द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक में अशोक मेहता ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। इसमें एक नाम और आता है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, बेंजामिन डिज़रायली। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था इसको, बेंजामिन डिज़रायली, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को किस नाम से पुकारा है? तो इन्होंने भी इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। वहीं विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी अपनी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, कभी कभी ये पुस्तक भी सीधी सीधी परीक्षा में पूछ ली जाती है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? तो ये विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है। और इस पुस्तक में वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसके साथ साथ एक और भारतीय इतिहासकार हैं R.C. मजूमदार। R.C. मजूमदार, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। ठीक है, R.C. मजूमदार ने अपनी पुस्तक लिखी द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। इस पुस्तक में इन्होंने इस 1857 की क्रांति के विषय में कहा है, यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इन्होंने कहा, ये उनकी कोटेशन है इस क्रांति के विषय में, यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम था, न ही यह राष्ट्रीय था, और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ये किसने कहा है? R.C. मजूमदार ने। तो इनको आप याद रख सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था, यह मध्ययुगीन व्यवस्था से, मध्य युग में जो व्यवस्था चल रही थी, अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी, उससे भारतीय लोग परेशान थे, कहीं न कहीं असंतुष्ट थे। उस मध्ययुगीन व्यवस्था से अपने को बचाने के लिए एवं अपनी जो मर्यादा थी, अपनी जो प्रतिष्ठा थी, भारतीय लोगों की जो मर्यादा थी, उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा को, मर्यादा को वापस प्राप्त करने का यह अंतिम प्रयास था। ठीक है, और इस पूरे प्रयास में जो नेता थे वो कुछ राजा भी थे। ठीक है,
कुछ जमींदार भी थे, कुछ भारतीय लोग भी थे, राजा, जमींदार और कुछ सामान्य लोग इस पूरे घटनाक्रम के नेता थे। मोटे तौर पर यह एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। 1857 की क्रांति को हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि यह एक राजनीतिक आंदोलन था, जिसका एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों को कैसे भी करके भारत से बाहर निकाला जाए। अब बढ़ते हैं 1857 की क्रांति के कारणों की तरफ। अगर कारणों के बारे में बात करें तो कारणों को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। इन सभी बिंदुओं को अलग अलग तरीके से विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों के विषय में कि 1857 की क्रांति के पॉलिटिकल रीजन क्या क्या थे। तो राजनीतिक कारणों की बात करें, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड, इनके द्वारा क्या किया गया था, बादशाह को अपने दावे एवं अधिकार छोड़ने के लिए कहा गया था। यानी जो मुगल बादशाह थे भारत में, उनसे कहा गया ऑकलैंड के द्वारा कि आप भारत पर बादशाह के रूप में जितने भी आपके दावे हैं, जितने भी आपके अधिकार हैं, उन सभी को छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके अलावा डलहौजी ने भी भारत के सम्राट को अपने बादशाह की उपाधि छोड़ देने के लिए कहा। इसके साथ साथ डलहौजी के द्वारा ये भी कहा गया कि बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये अंतिम मुगल सम्राट थे, तो बहादुर शाह जफर ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट होंगे और इनके बाद में इनकी कोई भी जो संतान होगी या इनका कोई भी जो पुत्र होगा वो सम्राट उसको घोषित नहीं किया जाएगा, बादशाह उसको घोषित नहीं किया जाएगा, वो केवल एक सामान्य रूप में या केवल राजकुमार के रूप में उनको मान्यता दी जाएगी, यानी उन्हें बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएगी। तो डलहौजी ने भी भारतीय सम्राट को बादशाह की उपाधि छोड़ देने के लिए कहा। इसके साथ साथ ये भी उन पर बाउंडेशन लगाया गया कि वो अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं मुगल बादशाह का क्या हुआ, अपमान हुआ, भारत के राजा का अपमान हुआ और इस अपमान से कहीं ना कहीं जनता नाराज हुई या जनता में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना पनपी। तो ये एक मुख्य कारण हो सकता है राजनीतिक कारणों के संदर्भ में। इसके अलावा राजनीतिक कारणों में 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में सबसे प्रमुख कारण जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि 1856 में डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया था, विलय कर लिया गया था, ठीक है। अवध पर यह आरोप लगाया गया था कि अवध का जो शासन है वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक से नहीं चल रही हैं, इसलिए इसको अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया जाए। यानी कि जो कि अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह पर डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया था और इसी आरोप को आधार मानते हुए इस अवध को इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया था, विलय कर लिया था। तो ये एक प्रमुख रीजन था राजनीतिक कारणों में। इसके अलावा नाना साहब आप जानते ही हैं, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज़ों की तरफ से पेंशन दी जाती थी। नाना साहब ये चाहते थे कि जो पेंशन उनके पिता को दी जाती थी उनकी मृत्यु के बाद उनको भी वही पेंशन दी जाए, वही उनको सम्मान दिया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने नाना साहब की पेंशन को बंद कर दिया। ये भी एक 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में से प्रमुख है। इसके अलावा डलहौजी ने बम्बई में एक कमीशन बिठाया था जिसका नाम था इनाम कमीशन, ठीक है। डलहौजी ने बम्बई में एक इनाम कमीशन बिठाया। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस कमीशन का मुख्य कार्य क्या था, डलहौजी ने इस कमीशन को क्यों बिठाया था। डलहौजी जितने भी जमींदार थे, जागीरदार थे, उनकी संपत्ति की जांच करना चाहता था, ठीक है। तो डलहौजी ने जागीरदारों और जमींदारों की जांच के लिए एक कमीशन बिठाया जिसको इनाम कमीशन के नाम से जाना जाता है। और जांच के उपरांत, यानी जमींदारों और जागीरदारों की जांच के उपरांत डलहौजी ने इनकी लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर ली या हड़प ली। तो कहीं ना कहीं जमींदारों और जागीरदारों में भी ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष की भावना पैदा हुई थी। ये भी
1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में से प्रमुख माना जा सकता है। इसके अलावा कंपनी में जो भारतीय लोग सेवा देते थे, कंपनी में भारतीय लोग नौकरी करते थे, उनको कंपनी में किसी भी उच्च पद पर नहीं रखा जाता था। अंग्रेज़ों और भारतीयों में, यानी अंग्रेज कर्मचारी जो थे और भारतीय कर्मचारी जो थे, उनमें आपस में क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। वेतन भी उनको समान नहीं मिलता था। इसके साथ साथ उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में अगर हम बात करें तो उच्च पदों पर नियुक्ति सिर्फ अंग्रेज कर्मचारियों की ही होती थी। भारतीय लोगों को जो है कंपनी में उच्च पदों पर नहीं रखा जाता था। तो ये सारे जो रीजन यहाँ पर दे रखे हैं, ये 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में से प्रमुख हैं। इसके बाद में अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के इकोनॉमिक रीजन्स की तरफ चलते हैं, आर्थिक कारणों को जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से आर्थिक कारण थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को भड़कने में जो है सहयोग किया। आर्थिक कारणों में सबसे पहले हम बात करें तो जो भूमि व्यवस्था थी, जिसमें नए नए प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा किए गए। भूमि व्यवस्था में नए नए प्रयोगों से संबंध है कि इन्होंने नए नए कर लगाए, करों में वृद्धि की, भारतीय उद्योगों का नाश किया। ठीक है, भारतीय उद्योगों का नाश किया। इस तरीके से नए नए कर लगाते हुए, भूमि व्यवस्था में नए नए प्रयोग करते हुए इन्होंने भारतीय उद्योगों का विनाश करते हुए क्या किया, अर्थव्यवस्था का नुकसान किया, आर्थिक रूप से भारतीय लोगों का शोषण किया। पहला रीजन ये था। दूसरा ये था कि अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापार पर नियंत्रण किया। अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापार पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी चोट पहुंची। ठीक है, भारतीय व्यापार पर जब अंग्रेज़ों के द्वारा नियंत्रण किया गया, भारतीय उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए, भारतीय हथकरघा उद्योग जो था उसका भी जो है समूचा विनाश कर दिया गया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पहुंचा, अर्थव्यवस्था पर आघात लगा। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसे दादाभाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत के नाम से बताया भी है। दादाभाई नौरोजी की एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि इन्होंने 1861 में लिखी थी। कभी कभी इस पुस्तक का नाम सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि धन निकासी सिद्धांत दादाभाई नौरोजी से तो संबंधित है ही। आपसे घुमा करके ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि धन निकासी सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में दिया था। तो दादाभाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1861 में लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने धन निकासी सिद्धांत के विषय में बताया था, जिसे हम ड्रेन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये ड्रेन थ्योरी में इन्होंने बताया था कि किस तरीके से अंग्रेज भारत से जो धन है भारत का, उसको यहाँ से ले जा करके विदेशों में जमा कर रहे हैं, किस तरीके से भारत के धन को विदेशों में ले जाया जा रहा है, और इस तरीके से क्या किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था का विनाश किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आर्थिक कारणों में एक प्रमुख कारण थे जिनके बारे में आपने पढ़ा। भूमि व्यवस्था में नए नए प्रयोग, भारतीय उद्योगों को नष्ट करना, नए नए कर लगाना, पुराने करों में वृद्धि लगाना, इस तरीके से लोगों का आर्थिक शोषण करना। इन सभी चीज़ों ने भारतीय लोगों में असंतोष की भावना पैदा की ब्रिटिश शासन के प्रति, ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति, ब्रिटिश लोगों के प्रति, जो कहीं ना कहीं आगे चल करके 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने राजनीतिक कारणों के विषय में पढ़ा, आर्थिक कारणों के विषय में पढ़ा। अब बाकी के जो 3 टॉपिक हैं, सामाजिक धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण, इनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे और वहाँ पर किन किन नेताओं के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में फिर क्रांति की असफलता और इसका जो परिणाम या महत्व भारतीय इतिहास में क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।